हमारा जनरल जनरल साइंस चल ही रहा है अभी, और इसमें पाचन तंत्र चल रहा है। पाचन तंत्र में हमने आहार नाल को देख लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। कल हमने पाचन ग्रंथियां देख ली थी। आज हम देखेंगे कि भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी की अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फिर से पिछला जो पढ़ा हम उसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा था। तो आइए बिना कुछ देरी किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए माफी चाहते हैं। मानव का पाचन तंत्र, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथियां। हमने इन दोनों को देख लिया है। अब आज हम देखेंगे कि भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। हमने जो खाना खाया है वास्तविक रूप में हमने खाया क्या है और हमारे शरीर को जरूरत किस किस चीजों की पड़ती है। तो आइए बिना कोई देरी किए हम आगे की चर्चा करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आहार नाल क्या होती है और उसमें कौन कौन सी संरचनाएं मिलती है। तो आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक नलिकानुमा संरचना होती है, जो अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसकी लंबाई 6 से 9 मीटर एवं 32 फीट होती है। इसमें मुख्य संरचनाएं मिलती है, पहला मुख, उसके बाद ग्रसनी, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत और गुदा। लास्ट में ये मुंह से लेकर गुदा तक एक नलिकानुमा संरचना होती है। हमने इसको विस्तार से देख लिया था कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं मिलती है, इन सभी संरचनाओं के कार्य क्या होती है। आहार नाल देख लिया था, उसके बाद फिर पाचन ग्रंथियां देख ली थी कि पाचन ग्रंथियां क्या होती है। तो पाचन ग्रंथियां वे छोटे छोटे अंग होते हैं, वे छोटे छोटे अंग होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं तथा हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में भेजकर पोषक तत्वों को और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इतना हो गया था। अब हम देखेंगे कि भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो ये भोजन के मुख्य घटक। आज क्लास ज्यादा लंबी नहीं रहेगी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। अब देख लेते हैं कि भोजन के मुख्य घटक से पहले देख लेते हैं कि भोजन होता क्या है। तो भोजन वो होता है जो भोजन हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है तथा हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर की भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। ये हो गया भोजन, लिख लेना इसे। भोजन हमारे शरीर की भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं भोजन हमारे शरीर की भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। रासायनिक क्रियाओं की आवश्यकता के लिए आवश्यक मूलभूत घटक होता है। आवश्यक मूलभूत घटक होता है। ठीक है, आया इतना समझ में
कि भोजन क्या होता है। तो भोजन हमारे शरीर की भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं की आवश्यकता के लिए मूलभूत घटक होता है और भोजन को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण, और छठा जल। इन सबको नाम दिया गया है कि ये हमारा भोजन होता है। उसमें जल भी आ गया, खनिज लवण भी आ गए, विटामिन भी आ गया, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। आज हम एक एक को देख लेते हैं, जितना हो सके आज उतना देख लेते हैं कि आज हम पहले चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट पे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। यह हमारे शरीर में मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है, अर्थात यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। अब इसके मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं। तो पहला है आलू। आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल, आलू, चावल, मक्का, गेहूं और केला, साबूदाना, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चीनी और शहद, ठीक है। अब इसमें से कोई कहेगा कि आज मेरा उपवास है, तो वास्तविक रूप में वो उपवास में साबूदाना भी खाएगा और आलू भी खाएगा। तो वैज्ञानिक रूप में हम उसको नहीं मानेंगे कि उसका उपवास है, क्योंकि वो नॉर्मल दिनों में भी जीवन यापन करने के लिए दाल, चावल और रोटी खाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और दाल प्रोटीन है। और जब वो उपवास रहेगा तब भी चीनी, शहद, साबूदाना, केला और आलू, तो मतलब वो कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, उसका कोई उपवास नहीं है, वो एक उपवास रहने का नाटक कर रहा है, ठीक है। यदि उपवास रहना है तो हफ्ते में एक बार रहो, लेकिन पूरे निर्जली रहो, यानी कि कुछ ना खाओ, तो वो उपवास माना जाएगा वास्तविक रूप से। उससे भगवान खुश होंगे या ना होंगे इसका तो मैं कह नहीं सकती,
लेकिन हमारा शरीर और हमारा पाचन तंत्र जरूर खुश हो जाएगा, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। तो उसमें जो क्रियाएं हो रही है, गलत क्रियाएं हो रही है, वो अपने आप को सुधार लेगा, एक दिन उसे आराम मिल जाएगा। तो ठीक है। अब मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, पहला है साधारण शर्करा, साधारण शर्करा, और दूसरा है जटिल शर्करा। ठीक है। साधारण शर्करा में ग्लूकोज और लैक्टोज होता है, और जटिल में स्टार्च, स्टार्च होता है और सेल्यूलोज होता है। हमारा मानव शरीर सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता है। ये ग्लूकोज और सुक्रोज होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार के हो गए, एक तो साधारण शर्करा शर्करा जिसमें ग्लूकोज और सुक्रोज होता है, और दूसरा होता है जटिल शर्करा जिसमें स्टार्च और सेलुलोज होता है। ठीक है। इनके स्रोत देख लिए थे। अब साधारण पे चर्चा कर लेते हैं कि साधारण शर्करा होती क्या है, या फिर साधारण कार्बोहाइड्रेट को ही शर्करा बोलते हैं। पहला हो गया साधारण कार्बोहाइड्रेट। साधारण कार्बोहाइड्रेट इन्हें शर्करा भी कहते हैं, इन्हें शर्करा भी कहते हैं। ये आसानी से पचाए भी जाते हैं तथा हमें जल्दी ऊर्जा प्रदान होती है। ये शरीर द्वारा आसानी से पचाए जाते हैं, पचाए जाते हैं तथा इनसे जल्दी ऊर्जा प्रदान होती है। इनसे ग्लूकोज और सुक्रोज से। साधारण कार्बोहाइड्रेट हो गए, इन्हें शर्करा भी कहते हैं। ये शरीर द्वारा आसानी से पचाए जाते हैं तथा इनसे जल्दी ऊर्जा प्रदान होती है। अब इनके भी तीन प्रकार होते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तो साधारण के तीन भागों की चर्चा कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं।
ये 3 प्रकार के होते हैं साधारण कार्बोहाइड्रेट। पहला हो गया मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरा हो गया डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। और तीसरा हो गया पॉलीसेकेराइड। तीसरा हो गया पॉलीसेकेराइड। अब ये मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? ये सबसे सरल वाली शर्करा होती है, सबसे सरल, और 1 यूनिट होती है इसमें। सबसे सरल शर्करा और शुगर की 1 यूनिट होती है। और 1 यूनिट होती है, ठीक है। अब ये जो डाइसेकेराइड है, ये 2 मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। ये 2 मोनोसेकेराइड से बने होते हैं तथा इसमें 2 यूनिट मिलती है। ये अनेक मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। बने होते हैं तथा इसमें कई यूनिट मिलती है। ये 3 प्रकार हो गए इसके। मोनोसेकेराइड ये सबसे सरल शर्करा होती है और ऊर्जा की 1 यूनिट होती है उसमें। और फिर डाइसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड से बने होते हैं, ऊर्जा की 2 यूनिट पाई जाती है। ये पॉलीगोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। ये अनेक मोनोसेकेराइड से बने होते हैं तथा कई यूनिट मिलती है, इनमें ऊर्जा की कई यूनिट मिलती है। अब देख लेते हैं कि मोनोसेकेराइड के नाम कौन कौन से होते हैं। तो इसके नाम पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। पहला हो गया ग्लूकोज, इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं और इसका मुख्य स्रोत होता है कि अंगूर में पाया जाता है। जितने भी फल होते हैं उनमें ग्लूकोज पाया जाता है, इसे ग्रेप्स शुगर कहते हैं। ग्रेप्स शुगर या अंगूर की शर्करा। अगर कोई कहे कि मेरा उपवास है तो उसका वास्तविक रूप में कोई उपवास नहीं होता है, क्योंकि वो सब कुछ खा लेता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, जो हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी होती है। ठीक है, ये हो गई अंगूर की शर्करा और इसका मुख्य स्रोत होता है अंगूर। दूसरा हो गया फ्रक्टोज, इसे फलों की शर्करा कहते हैं। पहला हो गया ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज। यह फलों की शर्करा या फ्रूट शुगर, इसका मुख्य स्रोत होता है सेब, केला, शहद। फिर तीसरा हो गया मोनोसेकेराइड में गैलेक्टोज,
ये दूध में पाई जाती है। दूध में मिलने वाली जो शर्करा होती है वो लैक्टिक गैलेक्टोज होती है, मोनोसेकेराइड का तीसरा पार्ट। ये दूध में पाई जाती है। कच्चा दूध किसी ने पिया होगा तो वो हल्का मीठा लगता है, और उसमें जो शर्करा पाई जाती है वो यही पाई जाती है, और ये कार्बोहाइड्रेट में आता है। ठीक है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा, इसका स्रोत होता है दूध और दही। ठीक है, ये हो गया मोनोसेकेराइड। ये सबसे सरल शर्करा होती है और 1 यूनिट की होती है। जो सबसे सरल होते हैं उनको पचाने में आसानी होती है तथा हमें जल्दी ऊर्जा मिल जाती है। अब मोनोसेकेराइड के भी 3 नाम होते हैं और 3 भाग, 3 तरह की शर्कराएं मोनोसेकेराइड में पाई जाती है। पहली हो गई ग्लूकोज, दूसरा हो गया फ्रक्टोज और तीसरा हो गया गैलेक्टोज। जो ग्लूकोज होती है वो ग्रेप्स शुगर होती है, अंगूर की शर्करा, और इसका मुख्य स्रोत होता है अंगूर। ये अंगूर में मिलने वाली शर्करा हो गई। फिर तीसरा फलों की दूसरा फ्रक्टोज, ये फलों की शर्करा होती है और इसका मुख्य स्रोत होता है सेब, केला और शहद। गैलेक्टोज, ये दूध में पाई जाती है और इसका मुख्य स्रोत होता है दूध और दही। ठीक है, अब अगली देख लेते हैं कि डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड में कौन कौन से नाम होते हैं, ये जिसको भी लिखना हो वो स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। क्या हो गया डाइसेकेराइड, इसके भी नाम ये कितने प्रकार की पाई जाती है इसको देख लेते हैं। ये 2 मोनोसेकेराइड से बने होते हैं और इनके नाम होते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। पहला होता है सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। अब ये तो इनके नाम हो गए, और किन किन के संगठन से ये मिलकर बने होते हैं, क्योंकि डाइसेकेराइड का मतलब ही होता है कि ये 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं। और यहाँ पे इनका स्रोत लिख लेना। तो जो सुक्रोज होता है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ आता है। ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है तथा इसका मुख्य स्रोत होता है चीनी। अब जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पे 2 ग्लूकोज मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अंकुरित अनाज में मिलता है। ये जो माल्टोज होता है वो अंकुरित अनाज में मिलता है, सुक्रोज होता है वो चीनी और गन्ने में मिलता है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है, और जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है, अंकुरित अनाज में मिलता है। क्या मिलता है अंकुरित अनाज में? माल्टोज। अब तीसरा जो होता है वो लेक्टोज होता है, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है।
ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। इनका मुख्य स्रोत होता है दूध और पनीर। क्या हो गया, डाइसेकेराइड दो मोनोसेकेराइड से बने हुए होते हैं तथा इनमें ऊर्जा की 2 यूनिट होती है। अब इनके भी 3 नाम होते हैं डाइसेकेराइड के, जिससे मोनोसेकेराइड के थे। इनका नाम होता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है और इनका जो स्रोत होता है वो चीनी और गन्ना होता है। फिर जो माल्टोज होता है वो दो ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है और इनका स्रोत होता है अंकुरित अनाज। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है और स्रोत होता है दूध और पनीर। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड। इसमें ग्लूकोज की कई यूनिट होती है। मोनोसेकेराइड देख लिया था, अब डाइसेकेराइड देख लिया है, अब पॉलीसेकेराइड पे आ जाते हैं। पॉलीसेकेराइड वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट जिनमें ऊर्जा की कई यूनिट होती है। ऊर्जा यानी कि ग्लूकोज की कई सारी यूनिट होती है। अब जो दो मोनोसेकेराइड से बने हुए होते हैं उनमें संघटक आ गया था। अब यहाँ पर इनके कार्य आ जाएंगे कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो तो कई यूनिट के बने हुए होते हैं, उनमें ऊर्जा की कई यूनिट होती है। अब उनका मुख्य कार्य क्या होता है, वो कौन कौन से स्रोतों में वो पाए जाते हैं, आज उनको देख लेते हैं। आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, इसके बाद तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं पॉलीसेकेराइड का ये नाम, यहाँ पे कार्य हो गया और स्रोत कि उनके स्रोत क्या क्या होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड का पहला है स्टार्च। इसका कार्य होता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य रूप से जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है वो होता है स्टार्च। ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है मुख्य स्रोत होता है। अब यह काय काय में पाया जाता है, तो पहला है चावल, गेहूं और आलू में पाया जाता है। जिसको भी एनर्जी लॉस लगती है कि हमारे शरीर में एनर्जी लॉस हो गई, वो एक बार आलू खा लिया करे रोजाना। पहले जांच करवा लेना कि क्यों एनर्जी लॉस हो रही है, किस वजह से। पता चले कि इधर शरीर मोटा होता जा रहा है लेकिन समस्या का समाधान निकला ही नहीं है, इसलिए बिना कुछ अपना ज्ञान लगाए कुछ भी नहीं करना चाहिए, पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इनके मुख्य स्रोत होते हैं आलू, चावल, और गेहूं। अब दूसरा हो गया ग्लाइकोजन। पॉलीसेकेराइड का दूसरा नाम हो गया ग्लाइकोजन। इसका मुख्य कार्य होता है कि ये पशुओं में ऊर्जा का संग्रह करता है। पशुओं में ऊर्जा का संग्रहण करता है।
और इसका स्रोत होता है हमारी मसल्स और लीवर, मांसपेशियां, यकृत। ये हो गया पॉलीसेकेराइड के नाम। और तीसरा होता है सेलुलोज। ये रेशेदार पदार्थ होता है, हरी सब्जियां और फल में पाया जाता है। ये रेशेदार पदार्थ होता है तथा ये हरी सब्जियों और फल में पाया जाता है। और फल में पाया जाता है। तो यह हो गया हमारे कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मोनोसेकेराइड, दूसरा हो गया डाइसेकेराइड और तीसरा हो गया पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में एक ही यूनिट होती है ऊर्जा की तथा ये सबसे सरल शर्करा होती है। ठीक है। अब मोनोसेकेराइड में हमने देख लिया था ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज अंगूर की शर्करा, फ्रक्टोज फलों की शर्करा और गैलेक्टोज जो होती है वो दूध में मिलने वाली शर्करा होती है। फिर आ गए थे डाइसेकेराइड पे। ये 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं। पहला था सुक्रोज जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ था। इसका मुख्य स्रोत था चीनी और गन्ना। फिर दूसरा था माल्टोज जो सुक्रोज सॉरी माल्टोज जो था वो 2 ग्लूकोज से मिलकर बना था और मुख्य स्रोत है इनका अंकुरित अनाज। अब तीसरा है लेक्टोज जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों से मिलकर बनता है और पाया जाता है मुख्य रूप से दूध और पनीर में। ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड, ये अनेक मोनोसेकेराइड से बने होते हैं तथा इनमें ऊर्जा की कई यूनिट होती है। अब इनके भी नाम देख लेते हैं कि स्टार्च, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है और सेल्यूलोज आता है। स्टार्च जो होता है वो इसका कार्य होता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है तथा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और इसका मुख्य स्रोत होता है आलू, चावल और गेहूं। फिर आ गया ग्लाइकोजन, यह पशुओं के शरीर में ऊर्जा का संग्रहण करता है और पाया जाता है मांसपेशियों और यकृत में। अब देख लेते हैं सेल्यूलोज को, यह भी पॉलीसेकेराइड में पाया जाता है। सेल्यूलोज में यह रेशेदार पदार्थ होता है और हरी सब्जियों और फलों में यह पाया जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती है। कल हम कार्बोहाइड्रेट से संबंधित बीमारियां देख लेंगे। आज बीमारियों को नहीं देखेंगे क्योंकि मैं खुद ही बीमार हूँ और मैं पढ़ाने में असमर्थ हूँ आज, इसलिए माफी चाहती हूँ। क्लास लंबी नहीं चल पाई है। कल हम कार्बोहाइड्रेट से संबंधित बीमारियों को देखेंगे और आगे प्रोटीन के बारे में देखेंगे कि प्रोटीन क्या करता है तथा हमारे शरीर में कैसे संचरण करता है और हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है। पढ़ते रहिएगा, क्लास को देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद। बाय।